हेलो एवरीवन, अहोय और नमस्ते। तो आज की मेरी ये वीडियो मेरी कुछ पहली वीडियो से अलग होगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अपनी स्टडीज़ सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स में परस्यू करना चाहते हैं या और जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या जो इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो फीस आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ देते हैं वो सेम कोर्स और कंटेंट पढ़ने के लिए, उससे एक्चुअली कम फीस में आप एक अच्छी कंट्री और एक अच्छे एटमॉस्फेयर और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी का नाम है चार्ल्स यूनिवर्सिटी, जो कि सिचुएटेड है चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक जो माना जाता है हार्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि वो यूरोप के बिल्कुल सेंटर में है और बहुत ही सुंदर सुंदर कंट्री से घिरा हुआ है, हर जगह एल्प से घिरा हुआ है। और हाल फिलहाल मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई परस्यू कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ मास्टर्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या इसके यूएसपीज हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ल्स यूनिवर्सिटी 700 ईयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1348 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका बहुत ही प्रेस्टीज है एक चेक रिपब्लिक में और सेंट्रल यूरोप में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बहुत कंट्रीज से लोग पढ़ने आते हैं, चाहे वो मेक्सिको हो या वियतनाम हो या जापान हो। और ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल कैपिटल सिटी में इसका कैंपस है। और चेक रिपब्लिक ही एक ऐसी कंट्री है यूरोप में जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे लोवेस्ट है। ओनली 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन होल ऑफ यूरोप। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और उसके बाद ब्रेक्सिट के बाद जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज या उसमें से सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी एमएनसीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स चेक रिपब्लिक में शिफ्ट होने वाले हैं। तो आइए और आगे डिटेल में देखते हैं। तो ये खासकर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी स्टडीज सोशल साइंस सब्जेक्ट में परस्यू करना चाहते हैं। और चेक रिपब्लिक में जो एक फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, जो बैचलर्स मास्टर्स और इवन पीएचडी लेवल पे ये सब्जेक्ट्स परस्यू पढ़ाती है। तो ये सब्जेक्ट्स बहुत वेरी करते हैं, जैसे पब्लिक पॉलिसी हो गया, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री और एरिया स्टडीज़ हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, मीडिया स्टडीज़ हो गया, मीडिया कम्युनिकेशन हुआ, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस। तो ये सब सब्जेक्ट्स हर डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाए जाते हैं। और इन सब सब्जेक्ट्स की एक बहुत खासियत है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पब्लिक पॉलिसी बात मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी है तो सिर्फ पब्लिक पॉलिसी ही पढ़ाते हैं, उसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, उसमें आपको लॉ भी पढ़ाते हैं। और जैसे अगर मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें फाइनेंस ही पढ़ाएंगे आपको, फिलोसफी भी पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाएंगे। और ये सारे कोर्सेज काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड भी हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसे यूएसपीज हैं इन प्रोग्राम्स की जो आपको इन जो खासकर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला जो यूएसपी है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एक यूएसपी है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमें पढ़ाने वाला है वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, वो हमसे डिस्कस करे, वो हमसे बातें करे। तो ये सब ये सब जो क्वालिटीज़ हैं वो वहाँ के टीचर्स में हैं। मतलब अगर आप उनसे डाउट्स पूछते हैं, ईमेल पे भी करते हैं, तो वो आपको बोलते कि आओ ऑनलाइन मीटिंग में आ जाओ, क्योंकि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है। तो वो हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए, वो ऑनलाइन मीटिंग्स में रेडी रहते हैं प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। और चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछना है कि इस कोर्स में अगर मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहूँ या तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ऐसे क्या करियर्स हैं। और जो वहाँ की फैकल्टी है, जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, वो डिस्टिंग्विश्ड मतलब डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। मैंने कहीं तो नेटो सिक्योरिटी चीफ के एडवाइजर्स हैं, या जो चेक रिपब्लिक में जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज है उसके एडवाइजरीज हैं। और एक प्रोफेसर तो प्रेसिडेंट के लिए भी लड़ चुका है। तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मतलब एजुकेटेड और इंटेलेक्ट बैकग्राउंड से आते हैं हमारे फैकल्टीज वहाँ पे। और जो उसका तीसरा यूएसपी है वो है वन सब्जेक्ट वंस अ वीक। मतलब हमारे यहाँ जैसे होता है कि एक सब्जेक्ट को हफ्ते में 3 बार या 4 बार ही पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे सिस्टम है कि
एक सब्जेक्ट हफ्ते में एक ही बार ही उसका लेक्चर होगा, और वो लेक्चर भी ऐसा नहीं कि सर पढ़ाएंगे और बस होगा, नहीं, हमें खुद पढ़ के आना है। और लेक्चर के टाइम पे सिर्फ डिस्कशन, डिबेट्स और डाउट्स पूछे जाते हैं। तो मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है, मैंने इसको बाद में देखा कि फ्लिप्ड क्लासरूम स्ट्रैटेजी होती है और काफ़ी इफेक्टिव होती है। मतलब वो प्रोफेसर्स आपको बोलते हैं कि आप खुद पढ़ो, खुद अपनी एनालिसिस करो, खुद अपना दिमाग लगाओ, और फिर हम उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, हम डिबेट करेंगे, तो जिससे काफ़ी मतलब हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है यूनिवर्सिटी में। और चौथा यूएसपी जो रिसर्च ओरिएंटेड है, तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये कोर्स इसमें हमेशा रहता है। कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा जिसमें आपको 1500 वर्ड्स या इवन 10,000 वर्ड्स का ऐसे नहीं लिखना होगा, या कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन नहीं बनानी होगी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने पहले 20 मार्क का इंटरनल दिया, उसके बाद 80 मार्क्स का एक्सटर्नल दिया और एग्ज़ाम ख़त्म, नहीं। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कहीं कहीं सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सिर्फ एंड टर्म एग्ज़ाम होता है, और कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एस्से होता है और एग्ज़ाम होता है। कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एग्ज़ाम होता ही नहीं है, सिर्फ एस्सेज होते हैं या सिर्फ असाइनमेंट्स होते हैं। तो ये रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच काफ़ी हेल्प करती है। जब आप एमएनसीज में जाते हैं तो आपको वहाँ पे पॉलिसी ब्रीफ्स लिखने होते हैं, अपना क्रिटिकल एनालिसिस देना होता है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है जब आप आगे लेबर मार्केट में जाते हैं। तो फिफ्थ जो यूएसपी है वो स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शन, तो और स्टूडेंट सपोर्ट भी बोल सकते हो आप इसको। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पे हमेशा अपने स्टूडेंट इंचार्ज और फॉरेन स्टूडेंट इंचार्ज या अपने जो डायरेक्टर हैं हमारे प्रोग्राम के, उनको अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो वो हमेशा रेडी रहते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट सपोर्ट और स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शन का, वो काफ़ी एनरिचिंग रहा है। अब हम बात करते हैं उस कोर्स की जो मैं हाल फिलहाल पढ़ रहा हूँ, वो है IEPS, मास्टर्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है, और इसमें बिल्कुल 4 सेमेस्टर होते हैं, और हमें कम से कम 120 क्रेडिट्स पढ़ने होते हैं। तो हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक पॉलिसी एक सब्जेक्ट है IEPS कोर्स में, तो उसके 9 क्रेडिट्स मिलते हैं। और अगर मैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पढ़ा तो उसके 5 क्रेडिट मिलते हैं। तो क्रेडिट्स वेरी करते हैं कितना रिगर है सब्जेक्ट का और कितना टाइम टेकिंग है सब्जेक्ट। हालांकि हर सब्जेक्ट का एक ही सेमेस्टर टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उसमें असाइनमेंट्स, एसेज, एग्जाम्स पे डिपेंड करते हैं कि वो कितने क्रेडिट्स का हैं। और ये जो कोर्स है ये PPE स्टाइल पे बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो ये PPE स्टाइल एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके में है, तो इस बेसिस पे बना हुआ है। और अगर हम इंडिया में देखें तो PPE स्टाइल पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो ये ऑफर करती है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई, अशोका हो गई। अशोका मेरे ख्याल से नहीं देती है, बट एमिटी यूनिवर्सिटी और कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्सेज ऑफर करती है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स में कोर्सेज ऑफर करती है वो जनरल होते हैं, और या तो फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन होती है। तो काफ़ी मतलब मतलब क्या कहें कि इसको काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। और इसका कोर्स स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा है कि कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ नहीं मैं बोलूँगा, अगर आपको 120 क्रेडिट्स पढ़ने हैं तो उसमें से सिर्फ 70 क्रेडिट्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और बाकी के 50 क्रेडिट्स आपके ऑप्शनल्स हैं। मतलब आप खुद चूज़ कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में से आप पढ़ना चाहते हैं, या फिलोसफी में से पढ़ना चाहते हैं, या पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, या इकोनॉमिक्स में ही स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। और यहाँ का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप अपने खुद सब्जेक्ट चूज़ करें तो आप अपना टाइम टेबल ही खुद ही बना रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी टाइम टेबल बना कर दे रही है, अच्छा आपको इस दिन ऐसे बैठना है, इस दिन ऐसे बैठना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपना फ्राइडे खाली रखना है तो मैं फ्राइडे को कोई सब्जेक्ट्स लूँगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसका एंड रिक्वायरमेंट होता है कि आपको एक स्टेट एग्जामिनेशन देना पड़ता है चेक रिपब्लिक की डिग्री के लिए, और आपको थीसिस लिखनी होती है। और इसकी फैकल्टी भी वैसे ही लेवल पे है जो मैंने लास्ट टाइम बताया, जो हर बैचलर्स, जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की जो जितने भी प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स हैं वो सब सेम क्वालिफिकेशन, मतलब सेम इंटेलेक्ट से हैं जो इस कोर्स में हैं। और जो इसका रिगरस है, और
जो इसका रिगर लेवल है वो कम से कम मॉडरेट टू हाई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कोर्स आसान है करना, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत ही मतलब इसमें आपको अपना इनपुट डालना पड़ता है, तो इजी तो नहीं है कोर्स, बट हाँ ये एक चैलेंजिंग कोर्स है, तो इसलिए इसका रिगर मॉडरेट टू हाई रहता है। तो हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की और कंपैरेटिव एनालिसिस इंडिया की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीपी स्टाइल कोर्सेज सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही इंडिया में ऑफर करती हैं, बहुत मतलब ना के बराबर ही हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो अफोर्डेबल होती हैं एक्चुअली। और जो ये पीपी स्टाइल कोर्सेज या जो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स का जो कोर्स है वो इंडिया में तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कहीं ऑफर नहीं करती हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जो ऑफर करती हैं उनकी फ़ीस भी पर ईयर 5 लाख से नीचे होती नहीं है। तो और अगर होती भी हैं, फॉर एग्जांपल एमएड यूनिवर्सिटी, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है इंडिया में। मतलब आपको सब मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पास आउट कर चुके ग्रेजुएशन, तो उनको पता है एमएड यूनिवर्सिटी का कोई मतलब, या ऐसी कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका कोई बेस वैल्यू या कोई फाउंडेशनल वैल्यू नहीं है। तो अब हम बात करते हैं फीस और स्कॉलरशिप्स की। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम में जो कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस है 6000 यूरोज़ पर ईयर। तो ये बेसिकली 6000 यूरोज़ बनता है। सो बेसिकली इसमें बहुत सारे पेमेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन पे 3000 यूरो पर सेमेस्टर, और 3000 यूरोज़ पड़ते हैं 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख से थोड़ा ऊपर, मतलब 2,55,000 पड़ जाते हैं अगर आप 4x मार्कअप लेते हो तो अब इसकी सालाना फीस मतलब बन गई है आपकी 5 सवा 5 लाख रुपए। 5 लाख इसकी फ़ीस पड़ जाती है। तो बेसिकली हाँ, और इसका ही उतना ही कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। मतलब अब इसका ब्रेकअप भी दिया जा सकता है कॉस्ट ऑफ लिविंग का, लेकिन मोटे मोटे तरीके पे जो आपकी फ़ीस होती है उतना ही आपका रहना खाने पीने का खर्चा हो जाता है। और चेक लैंग्वेज में जो कोर्सेज हैं उनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे उनको चेक लैंग्वेज नहीं आती है। और तो स्कॉलरशिप के भी बहुत सारे मोड्स हैं जो ये ऑफ़र करते हैं, और यही बात मेरे को इनकी अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल एडमिशन प्रोसेस के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हो और आपको वो 100 मार्क्स में से इवैल्यूएट करते हैं, तो आपका अगर एक बेंच मार्क क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल इस बार जो बेंच मार्क क्राइटेरिया था वो था कि अगर आप 87 से ऊपर आते हैं, आपको अगर 100 में से 87 से ऊपर मार्क्स मिलते हैं एडमिशन प्रोसेस के बेसिस पे, तो आपको 2000 यूरोज़ की स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद एट द फर्स्ट ईयर के एंड में अगर आपका ग्रेडिंग बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और ये भी एक क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का कि अगर आप पहले 3 सेमेस्टर में सारे कोर्सेज पढ़ लेते हैं और लास्ट सेमेस्टर में सिर्फ थीसिस रहती है, तो आपकी लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस केवल 250 यूरो रह जाती है। तो मेरे ख्याल से ये होता है कम से कम 20,000 रुपये। तो वो वहाँ पे आपके लास्ट सेमेस्टर में 2.5 लाख रुपए बच जाते हैं। और सोशल सिचुएशन के बेसिस पे भी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से हैं जो चेक रिपब्लिक कंसिडर करती हैं इन बच्चों को स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए, तो उस बेसिस पे ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और एक और ऐसी खास बात है कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे। तो अगर आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब हम बात करते हैं डेडलाइंस और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो जो इसका अर्ली बिट डेडलाइन होता है वो होता है 20 फरवरी। तो मतलब बेसिकली ये उन बच्चों के लिए जिनको अपना वीज़ा प्रोसेस फुलफ़िल करना होता है, फॉर एग्जांपल नॉन ईयू कंट्रीज़ के लिए। और जो लेटर डेडलाइन है वो है 30 जून। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अगर आप 30 जून में भी अप्लाई करा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 30 जून को भी अप्लाई किया था और फिर भी वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, 20 फरवरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अर्ली एडमिशन प्रोसेस आपका पहले स्टार्ट हो जाता है, और आपको ज़्यादा तसल्ली मिलती है कि अच्छा हाँ आपका हो गया। और जो मेन अब जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको अप्लाई करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो होता है एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो बेसिकली प्रोफेसर्स देते हैं आपके, या आपके स्कूल टीचर्स देती हैं, अ, आपका प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड के जो प्रोफेसर्स और टीचर्स आपको देती हैं
कि हाँ, ये बच्चे ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया स्कूल में या कॉलेज में, तो मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि ये आगे पढ़े। और उसके बाद पर्सनल लेटर या एसओपी, तो ये हमें खुद लिखना होता है, जो हमें सबमिट करना होता है। और एक बैचलर्स डिग्री, या अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री, पीएचडी में अप्लाई करते हैं मास्टर्स डिग्री, तो वैसे आपको एक डिग्री वहाँ पे देनी पड़ती है ऑनलाइन। और आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए भी देना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आइल्स हो गया, टोफल हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली मास्टर्स इन आईईपीएस के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपका बैचलर्स लेवल पे जो प्रोफेसर हैं वही देंगे, और बैचलर्स डिग्री चलेगा। और आइल्स मैंने आइल्स दिया था, पर आपके पास अगर कोई और एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट हो तो आप वो भी दे सकते हैं। पीएचडी लेवल पे ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मतलब फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स की आइल्स या टोफल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें कोई हेडेक नहीं होता एग्ज़ाम देने का, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो एजेंसीज के पास जाते हैं, जो जैसे आईडीपी हो गया या डी स्काई हो गया, तो ये सब एजुकेशन कंसल्टेंसीज के पास जाते हैं। तो उनको कंसल्टेंसीज उनको पैकेज देती है कि हम आपको इतने रुपए में इतनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके देंगे, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी भी खुद देनी होती है। और और फिर वो बोलते हैं कि हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको एलओआर लिखना है, कैसे आपको एसओपी लिखना है। और वो उसका काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी हाइक्ड अप रेट लेते हैं। बेसिकली वो रेट डिफरेंस बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री के लिए होता है, और वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री करने के लिए ही ये वीडियो बनाई बनाई है मैंने। क्योंकि मैं भी जब कंसल्टेंसीज के पास जाता था, मैं एक आंसर सुनता था और स्टोर करके आता था और अपना दिमाग लगाता था और फिर खुद अप्लाई करता था। मैंने अप्लाई 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद मैं एक कंसल्टेंसी फर्म में गया, और उन्होंने बताया कि हम आपसे इतने चार्ज करेंगे और आपको अप्लाई करके दे देंगे, क्योंकि आप तो लेट हो गए बहुत अप्लाई करने में। तो मैंने कुछ बोला नहीं उनको, मैंने बस सुना कि वो कैसे मतलब ट्रिक करते हैं स्टूडेंट्स को उनके सर्विसेज लेने के लिए। तो मेरा तो सीधा सीधा आंसर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ज़रूरत इन एजेंसीज और इन कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास जाने के लिए। हाँ, नॉलेज गेन करने के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर वो आपको डराएं कि अच्छा ये निकल गया है, अच्छा वो हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक्स, यूनिवर्सिटी के लिंक्स, आ, और भी जो ज़रूरत जिन जो रिसोर्सेज मैंने यूज़ करे हैं थे अपने एडमिशन टाइम के लिए, और जो ये वीडियो बनाने के लिए, वो मैं यूट्यूब की ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। और अगर आपको कोई भी आगे कंसल्टेंसी मेरे से चाहिए हो विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको कुछ भी और आगे शंका हो तो आप ज़रूर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।